सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी के हमारी अगली कक्षा में आज हम व्याकरण का शब्द विचार पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वर्ण विचार और भाषा बोली लिपि पढ़ लिया। इसी के आगे की कड़ी में हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, इसीलिए हमने पहला जो अध्याय लिया था इससे पहले वर्ण पढ़ा। वर्ण के बाद आता है हमारा, हम व्याकरण की एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में या इसी सीढ़ी में हमारी अगला पड़ाव जो है वो है शब्द विचार। शब्द विचार यानी शब्दों के बारे में हम विचार करें कि ये बनते कैसे हैं। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो सीधी सी बात है कि दो वर्णों को मिलाकर हम शब्द बना लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्णों का जब हम मेल करते हैं, वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। कोई न कोई अर्थ अगर निकले तो वे शब्द कहलाते हैं। यानी कि ध्वनियों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आपका नाम खुद अपने आप में वर्णों का समूह है। शब्द अपने आप में वर्णों का समूह है। विचार अपने आप में वर्णों का समूह है। तो इन्हें हम शब्द कहते हैं। अब शब्द भी अगर हम देखें तो जब तक वो स्वतंत्र हैं तभी तक वो शब्द हैं। जब तक हम शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग न कर लें तब तक वो शब्द हैं। अगर इन्हीं शब्दों को जब हम व्याकरण के नियमों में बांधते हैं और बांधकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वे शब्द न होकर पद कहलाते हैं। इन दोनों का अंतर समझ लेना कि शब्द और पद में अंतर कैसे होता है। शब्द जब तक वह स्वतंत्र है, ठीक है। खाना अपने आप में शब्द है। गया अपने आप में शब्द है। आना शब्द है। खेलना शब्द है। लेकिन जब हम इन्हीं को नियमों में बांधकर मैंने खाना खाया तो यहाँ पर जो खाना शब्द का प्रयोग हुआ है वो पद है, वो शब्द नहीं है। तो जब तक उनका वाक्यों में प्रयोग नहीं होता तब तक वो शब्द है, और जब नियमों में बांधकर हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब शब्दों के भेद जो होते हैं वो चार आधार पे होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत का अर्थ यानी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, शब्द आया कहाँ से हमारे पास। तो इस आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। यानी शब्दों का जन्म जहाँ से हुआ है, शब्द जिस जगह से आया है, उस आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है। तत्सम सबसे पहला ले रहे हैं हम। तत्सम, तत्सम यानी उसके समान। तत् यानी उसके, सम यानी समान। अब ये किसके समान है? संस्कृत के। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से हमारी हिंदी में आए हैं बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है। वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी में आ गए हैं, यानी संस्कृत के शब्दों को जैसा का जैसा बिना किसी परिवर्तन के हमने हिंदी में उपयोग कर लिया है, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दुग्ध। दूध को हम दूध बोलते हैं, लेकिन अक्सर हिंदी में उपयोग होता है दुग्ध। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। दुग्ध, दूध नहीं, दुग्ध। क्षीर, ठीक है, औष्ठ, अश्रु, ये सब चीज़ें तत्सम है, यानी संस्कृत से एज इट इज़ हमारी हिंदी में आई हुई
बिल्कुल वैसा का वैसा हमने हिंदी में प्रयोग किया तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा भेद है हमारा तद्भव। तद्भव यानी वे शब्द जो संस्कृत से हमारे पास आए हैं। तद यानी तद्भव यानी उससे उत्पन्न, ठीक है, उससे किससे? संस्कृत से। तद्भव यानी उससे उत्पन्न। अगर तद्भव का हम शब्दों का अर्थ देखें तो तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत से। तो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हमारी हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए। अब ये रूप परिवर्तन कैसे हुआ? हमने अपनी सुविधा के हिसाब से उन शब्दों को परिवर्तित कर दिया। जैसे हमें दुग्ध बोलना थोड़ा अटपटा लग रहा है या हमें थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, अश्रु बोलने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो हमने दुग्ध का दूध कर दिया, अश्रु का आंसू कर दिया, ओष्ठ का होंठ कर दिया, है ना। हस्त नहीं बोलकर हाथ बोलना शुरू कर दिया, जिह्वा न बोलकर जीभ बोलना शुरू कर दिया। तो ये हमने रूप परिवर्तित किया है हमारी सुविधा के हिसाब से। तो संस्कृत से उत्पन्न शब्दों का जब रूप परिवर्तन होने के बाद हिंदी में प्रयोग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। उसके बाद आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द यानी कि जो नॉर्मल हमारी बोलचाल के शब्द हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, हमारी बोली के। जैसे कि लोटा है, हमारे इधर की जो भी भाषा है उसमें जो हिंदी में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। वो अलग अलग बोलियों से हिंदी में आ जाते हैं, ठीक है। हिंदी में जैसे रोटी को चपाती कहते हैं, तो ये चपाती वर्ड हिंदी है लेकिन हम लोग रोटी का उपयोग करते हैं और इनका उपयोग करते वक्त हमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हमें हिंदी के नहीं होते, वो अलग अलग बोलियों से आए हुए शब्द हैं जो कि हिंदी ने अपने आप में ग्रहण कर लिए हैं और उसको अपने हिंदी में स्थान मिल चुका है। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। चौथा आता है विदेशी शब्द, ठीक है। विदेशी यानी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द, ठीक है। जैसे कि हमारी हिंदी ने स्वीकार कर लिया, अब हम लोग चिकित्सालय कम बोलते हैं। हिंदी के वर्ड है चिकित्सालय या औषधालय, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल यूज़ करते हैं। हिंदी में इसको बोलते वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हम महाविद्यालय कम बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं। तो ये विदेशी शब्द हैं। कुछ विदेशी शब्द उर्दू के आ जाते हैं, जैसे कि खुदगर्ज, दफ्तर, ये ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के हैं लेकिन इनको भी हिंदी ने स्वीकार कर लिया है। पांचवा जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो है संकर। संकर शब्द यानी दो अलग अलग भाषा से बने हुए शब्द, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जो दो अलग अलग भाषा से मिलकर एक शब्द बनता है और उसको हिंदी ने स्वीकार किया है, ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे टिकट खिड़की। टिकट खिड़की यानी कि टिकट इंग्लिश शब्द है, खिड़की हिंदी शब्द है। तो ऐसे जितने भी शब्द बनते हैं अलग अलग भाषा से मिलाकर एक शब्द बन जाता है, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। ये तो थे हमारे स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद आता है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ यानी जो प्रचलित हो गए हैं, किसी परंपरा के चलते हुए, या एक जो परंपराएं हमारी चलती जा रही है कि एक के बाद दूसरे ने स्वीकार किया, दूसरे के बाद तीसरे ने स्वीकार किया, तीसरे के बाद जो परंपरागत चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों चल रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग देखिए कि जैसे बहुत सारी हमारे उत्सव आते हैं या रीति रिवाज जो हमारे आते हैं वो हम लोग निभाते हैं,
हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग क्यों निभाते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा तो भाई शुरू से निभाते आए हैं, हमसे पहले वाले भी निभा रहे थे, हमारे बड़े लोग निभा रहे थे, उनके बड़े लोग निभा रहे थे, इसलिए हम लोग वो निभा रहे हैं। क्यों, इस क्यों का जवाब नहीं है। इसी तरीके से रूढ़ शब्द भी, वो भी रूढ़ हो गए, प्रचलित हो गए। ठीक है, परंपरा से हमारे लोग उन शब्दों का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर हम उनके टुकड़े कर दें, उन शब्दों के कोई टुकड़े कर दें, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्दों को जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, प्रचलित हो गए हैं, लेकिन जिनका अपना कोई अर्थ नहीं निकले, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, चैत्र, बेलन। ठीक है, अब हम बेलन को बेलन ही क्यों कहें? कुछ भी कह सकते हैं और कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, लेकिन नहीं, शुरू से वही चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। रोटी को रोटी क्यों कहें? ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास वही चीज़ चलती हुई आ रही है, यानी वो एक निश्चित रूप में हमारे सामने प्रचलित हो गई है। अब हम उसे अलग नहीं देख सकते, हम बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, ठीक है ना, दो या दो से अधिक शब्दों को हम मिलाकर अगर नया शब्द बनाएं, और अगर हम उनके टुकड़े करें, उनके हम खंड करें, टुकड़े करते हैं, तो उन टुकड़ों का अलग अलग भी अर्थ निकलता है। ठीक है, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो अलग अलग चीज़ है, जैसे बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी से मिलकर बना हुआ शब्द है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर दो अलग अलग शब्दों को मिला रहे हैं, अगर उन दोनों अलग शब्दों को हम जब अलग करेंगे तो भी उनके अर्थ निकलेंगे, और जब हम उन दोनों को मिलाएंगे तब भी उनका अपने आप में एक विशेष अर्थ निकलेगा। उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, अब यहाँ पर ये खुद अपने आप में दो शब्दों से मिला हुआ है। ठीक है, रूढ़ और यौगिक। अभी अभी हमने रूढ़ शब्द भी पढ़े हैं, अभी अभी हमने यौगिक शब्द भी पढ़े हैं। ठीक है, जो प्रचलित हो चुके हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, वो रूढ़ शब्द हैं। और जो दो शब्दों के मेल से बने, दोनों शब्दों का अपना अपना अलग अर्थ भी है और दोनों को मिलाने से एक निश्चित अर्थ भी निकलता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब हमने इन दोनों को ही मिला दिया, उससे हमने अब तीसरा अपना भेद निकाला है, योग रूढ़। यानी कि दो शब्दों से मिलकर तो बना ही है, लेकिन वो एक विशेष अर्थ में प्रचलित हो गया। ठीक है, तो उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलकंठ है, तो नीला और कंठ, इन दो शब्दों को मिलाया हमने। नीला अपने आप में एक शब्द है, कंठ अपने आप में शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। और जब हमने नीलकंठ दोनों को मिक्स करके बनाया है, तो उसका अपना एक प्रचलित अर्थ निकलता है। मेरे नीलकंठ कहते ही आपके दिमाग में एक ही छवि उभरी, शिव जी की, यानी कि वो एक विशेष अर्थ में प्रचलित हो गया। इसी तरीके से हिमालय, हिम और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, और हिमालय कहते ही आपको अपने भारत का उत्तरी छोर याद आता है, नॉर्थ का हिस्सा, कि हाँ उस तरफ जो पहाड़ है। जबकि ऐसा नहीं है, हिमालय से बने हुए और भी पहाड़ है जो हमारे देश में नहीं है, लेकिन उनका हमें ध्यान नहीं आता है, हमें हिमालय का ही ध्यान आता है। तो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द, और जो एक विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। शब्दों के दो और विभाजन हैं। तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। शब्दों से ही समझ में आ रहा है। सार्थक यानी ऐसे शब्द जिनका अपने आप में अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चा, नदी, वे इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो सार्थक। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, एक हम ऐसे ही बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं यूज़ करूं
पानी वानी तो मैंने पिया, तो पानी तो समझ में आता है, वानी समझ में नहीं आता, तो वानी क्या हुआ? निरर्थक शब्द हुआ। ठीक है। हिम्मत हिम्मत विम्मत नहीं है, तो अब हिम्मत तो हमें पता है उसका अर्थ, लेकिन हिम्मत के साथ मैंने विम्मत जोड़ दिया, तो विम्मत का अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सार्थक शब्द जिनका अपने आप में अर्थ निकले और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद हमारा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन होता है। विकारी शब्द वे जिनमें परिवर्तन होता है। ऐसे शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब ऐसे इनमें आने वाले जितने भी शब्द हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इन सारे शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। अविकारी शब्द, इसी का उल्टा कर दीजिए, विपरीत शब्द, यानी कि जिन शब्दों में किसी भी कारण से लिंग, वचन, कारक किसी भी कारण से कोई परिवर्तन न हो तो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये हमारे अलग से अध्ययन बिंदु हैं जिन्हें हम समय समय पर पढ़ेंगे। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि जो कुछ अभी हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।